मंजू अब भी रसोई में थी और उसका मन अब भी उसके ख्यालों के भंवर में फंसा हुआ था। इसी दौरान वहां दादी पहुंची और उन्होंने मंजू की ओर देखकर कहा, कितना समय लगा रही है मंजू, बाहर मेहमान आ चुके हैं, तू चल मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहते हुए दादी ने उसकी ओर देखा। मंजू की आंखें नम थी। उसे देखकर दादी उसे समझाती हुई बोली, मुझे पता है हमारी माही की रिश्ते की बात चल रही है और उसके बगैर हम दोनों ने कभी एक पल भी नहीं बिताया और कुछ दिन बाद वो अपने घर चली जाएगी। यही सोचकर तेरी आंखें नम है ना। उनकी बात सुनकर मंजू उनके गले लग गई और फफक कर रो पड़ी। दादी ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये तो क्या कर रही है, अगर खुद बच्चों की तरह रोएगी तो माही को कौन समझाएगा। और राज कितना अच्छा लड़का है, आजकल ऐसे लड़के बहुत ही किस्मत वाली लड़कियों को मिलते हैं। चल अब रोना बंद कर, मैं नाश्ता लेकर बाहर जा रही हूँ, तो फटाफट से मेहमानों के लिए चाय चढ़ा दे, बढ़िया अदरक वाली चाय बनाना। ये बोल दादी नाश्ते की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में चली गई जहाँ सभी लोग मौजूद थे। अमित ने जैसे ही दादी को नाश्ते की ट्रे लाते देखा, उसने तुरंत उठकर उसके हाथ से ट्रे ले लिया और टेबल पर रख दिया। दादी ने स्माइल किया और वो वहां से जाने लगी, लेकिन अमित तो अमित था। उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी माँ आप कहाँ चली, आप यहाँ मेरे साथ आकर बैठिए। ये कहते हुए उसने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं अंदर नहीं जाऊंगी तो तेरी होने वाली भाभी को बाहर लेकर कौन आएगा। उनकी आवाज में शरारत थी। उन्होंने अपनी बात एक बार फिर से कंटिन्यू करते हुए कहा, अच्छा चल ठीक है, अगर तूने मुझे बैठने के लिए कहा है तो मैं बैठ जाती हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी बात सुनकर अमित ने कहा, अच्छा दादी आप जल्दी से मेरी भाभी को बाहर लेकर आइए, मैं कब से उनसे ढेर सारी बातें करने के लिए बेचैन हूँ। उसकी बात सुनकर दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब आया ना लाइन पर। दादी की बात सुनकर वहां मौजूद इंद्रजीत, रीमा और रजत हंस पड़े। वो वहां से महिमा के बेडरूम में चली गई। उसके जाने के बाद मंजू चाय का ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची और उन्होंने सभी को चाय सर्व की और खुद भी सोफे पर बैठ गई। उधर दादी जैसे ही महिमा के कमरे में पहुंची, वो अपनी लाडली को देखते ही रह गई, क्योंकि महिमा आज पीले रंग के चूड़ीदार सलवार कुर्ते में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर उन्होंने बलाएं लेते हुए कहा, मेरी बच्ची को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही है तू। अब चल बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। महिमा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। उसे देखकर रजत की बेचैन नजरों को बहुत सुकून मिला, क्योंकि वो हर पल सिर्फ उसे ही देखना चाहता है। अमित महिमा के वहां पहुंचते ही उठकर खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने प्यारे बड़े भाई के पास वाले सोफे पर बिठा दिया और स्माइल करते हुए बोला, परफेक्ट कपल। उसकी बात सुनकर सभी स्माइल करते हुए उनकी ओर देखने लगे। रीमा ने मंजू की ओर देखकर कहा, कुछ भी कहिए मंजू जी, आपने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। उनकी बात खत्म होते ही दादी का जवाब आया, आपने सही कहा, मेरी बहू ने आपकी होने वाली बहू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उनकी बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। इसी दौरान महिमा ने टेबल पर रखी कुकीज की प्लेट उठाकर रीमा को पास करते हुए कहा, आंटी जी आप तो कुछ ले ही नहीं रही, लीजिए ना। रीमा ने स्माइल करते हुए प्लेट से कुकीज उठा ली। महिमा ने प्लेट इंद्रजीत को पास करते हुए कहा, अंकल आपने भी तो अब तक कुछ नहीं लिया। उसकी बात सुनकर उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, बेटा हम बिस्कुट नहीं खाते। उनकी इतना कहते ही उनके पास बैठा अमित उन्हें समझाते हुए बोला, बाबा बिस्किट नहीं कुकीज। हमेशा की तरह इंद्रजीत ने उसे घूर कर देखा तो वो सॉरी बाबा बोलकर चुप हो गया और वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगे।
महिमा ने सामने रखी समोसे की प्लेट उठाकर इंद्रजीत को पास करते हुए कहा, अंकल आई नो ये तो आपके फेवरेट हैं। ये कहते हुए महिमा ने उनको समोसे की प्लेट पकड़ा दी। समोसे की प्लेट देखकर वो खुश होते हुए बोले, हाँ भाई ये तो हमारा फेवरेट है। ये कहते हुए उन्होंने जैसे ही समोसे का पहला बाइट खाया वो कहने लगे, ये समोसे तो ठग्गू हलवाई की दुकान के हैं, सही कहा ना मैंने। उनकी बात सुनकर दादी का जवाब आया, हाँ बेटा वही के समोसे हैं, लेकिन आपको कैसे पता? उनकी बात पर इंद्रजीत ने कहा, क्योंकि माँ जी ये समोसे हम अपने कॉलेज टाइम पर बहुत खाया करते थे। जब हम नए नए मुंबई आए थे उस समय ठग्गू हलवाई के समोसे बहुत फेमस थे। ये कहते हुए उन्होंने बड़े शौक से समोसे खाए। उनकी बात सुनकर दादी ने उनकी प्लेट पर एक समोसा और रखते हुए कहा, तो फिर इसी बात पर आपको और समोसे लेने पड़ेंगे। वहां रजत चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखकर मंजू ने मिठाई की प्लेट उठाकर उसे पास करते हुए कहा, बेटा आपने भी कुछ नहीं लिया, लो स्वीट लो प्लीज। उसने प्लेट से मिठाई का एक पीस उठाया। अमित ने भी मिठाई का एक पीस उठाया और अपने पास बैठी दादी को खिलाते हुए उसने कहा, दादी माँ आप मेरे हाथों से मिठाई खाइए। अमित की बात पर सभी हंसने लगे। इसी दौरान रीमा ने मंजू से कहा, अब महिमा से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि कब ये मेरे घर मेरी बेटी बनकर आएगी, सचमुच। ये कहते हुए रीमा ने अपने पास रखे कुछ पैकेट उठाए और महिमा को देती हुई कहने लगी, इसे रख लो बेटा, ये राय सिंह फैमिली का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। महिमा ने मंजू की ओर देखा, उसने हाँ में सर हिलाया। महिमा ने उनके हाथ से पैकेट लिए और उनके पैर छुए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा तुम्हें पैर छूने की जरूरत नहीं है, तुम तो हमारी बेटी हो और हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, हमारे गले लगती हैं। ये कहती हुई उन्होंने उसे उसका हाथ पकड़कर उठाया बड़े प्यार से और उसे अपने गले लगा लिया। वहां मौजूद इंद्रजीत ने भी दादी की ओर देखकर कहा, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी हमारे यहाँ लाडली बेटी बनकर रहेगी। उनकी बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमने अपनी लाडली को बहुत ही प्यार से पाला है। उनकी बात सुनकर इंद्रजीत अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और उनके करीब जाकर कहा, माँ अब बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी लाडली मेरी लाडली बनकर रहेगी। ये बोलकर वो पास में बैठे महिमा को देखने लगे। उन्होंने रीमा की ओर देखकर कहा, रीमा जी आज तो आप बहुत खुश होंगी क्योंकि आपकी बेटी जो आपको मिल गई। हाँ, क्यों? उनकी ये बात सुनकर वो मुस्कुराती हुई बोली, जी मैं सचमुच बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे महिमा जैसी बेटी मिली। ये सुनकर अमित कहाँ चुप रहने वाला था, उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी प्यारी भाभी मिली। ये कहते हुए उसने पास में बैठे महिमा को साइड हग किया। इसी दौरान इंद्रजीत ने रीमा की ओर देखकर कहा, रीमा जी चलिए अब हमें निकलना चाहिए, यहाँ बातचीत करते हुए कैसे वक्त निकल गया पता ही नहीं लगा। उनकी बात सुनकर रीमा ने हाँ में सर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। एक बार फिर उन्होंने महिमा को गले से लगाकर कहा, तुझे यहाँ छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा, मन कर रहा है तुझे ले चलूं अभी। उनकी बात खत्म होते ही अमित ने एक बार फिर शरारती तरीके से जवाब दिया, हाँ माँ ले चलते हैं, सबसे ज्यादा खुश तो बड़े भैया हो जाएंगे। ये कहते हुए वो रजत की ओर देखने लगा। उसकी बात सुनकर रजत मुस्कुराने लगा और वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। फिर रीमा ने दादी और मंजू की ओर देखकर उनसे कहा, नमस्कार, अब हमें इजाजत दीजिए, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी बात सुनकर दादी ने भी हाथ जोड़कर कहा, जी हमें भी आपसे और आपके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ ही बहुत किस्मत वाली है जो उसे सास के रूप में आप मिलने वाली हैं। मंजू ने भी स्माइल किया।
सभी दरवाजे से बाहर निकल चुके थे, लेकिन रजत और महिमा अब भी ड्राइंग रूम में मौजूद थे। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, वैसे तो तुम हर रोज बेहद खूबसूरत लगती हो, लेकिन पीला कलर तुम पर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगता है। उसकी बात सुन महिमा ने स्माइल किया। रजत गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, सचमुच माही, माँ ने मेरे दिल की बात कह दी। तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर महिमा ने एक बार फिर स्माइल कर दिया। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, चलता हूँ। महिमा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। इसी दौरान वहां अमित पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर उसने कहा, हाँ भैया, भाभी ने सुन लिया कि अब हम जा रहे हैं, जल्दी चलिए, मोगैम्बो ने आपको बाहर बुलाया है। उसकी बात सुन महिमा जोर से हंस पड़ी और रजत उसे घूर कर देखने लगा। सॉरी भाई, ये बोल वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगा। महिमा ड्राइंग रूम में मौजूद थी और वहां बैठकर सोचने लगी, मैं जितनी बार भी रजत की फैमिली से मिलती हूँ, ना जाने क्यों मुझे अपनेपन का एहसास होता है, स्पेशली रीमा आंटी से मिलकर। वो सोच ही रही थी कि इसी दौरान मंजू और दादी ड्राइंग रूम में पहुंच गए और दादी ने उसकी ओर देखकर कहा, कुछ भी कहो, जितना अच्छा राज है उतने ही अच्छे उसके घर के सदस्य हैं। मुझे तो सारे सदस्य बेहद अच्छे लगे। ये कहते हुए वो सोफे पर आकर बैठ गई और वहां रखे पैकेट्स उठाकर देखने लगी जो रीमा ने महिमा को दिए थे। दादी ने जैसे ही पैकेट खोला, उसमें हार का बॉक्स निकला। उस बॉक्स को देखकर उन्होंने उसे ओपन करके देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने सामने बैठे मंजू और महिमा को हार का सेट दिखाते हुए कहा, रीमा जी ने कितना कीमती तोहफा दिया है। मंजू ने उनके हाथ से बॉक्स लेकर देखा, फिर उन्होंने महिमा की ओर देखकर कहा, सच में बहुत कीमती तोहफा दिया है उन्होंने। हार के सेट को देखकर महिमा ने उसे बॉक्स बंद करते हुए कहा, मुझे लगता है ये मुझे वापस कर देना चाहिए, काफी कीमती हार है। उसकी बात सुनकर दादी उसे समझाती हुई बोली, कैसी बातें कर रही है माही, उन्होंने तुझे कितने प्यार से दिया और अगर तू वापस करेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मंजू ने भी उसे समझाते हुए कहा, माही, इस बॉक्स को अच्छे से संभाल कर रख ले। रजत अपनी फैमिली को लेकर अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचकर अमित अपने मस्ती भरे अंदाज में बोला, माँ, अब आप लोग जल्दी से शादी की डेट फिक्स कर लीजिए और जल्दी से मेरी भाभी को घर ले आइए। ये बोलकर वो इंद्रजीत और रीमा की ओर देखने लगा। सभी घर के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। रीमा ने इंद्रजीत की ओर देखकर कहा, मुझे तो मंजू जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। उन्हें देखकर ही मुझे समझ आ गया कि उन्होंने महिमा को कितने अच्छे संस्कार दिए होंगे। इंद्रजीत ने उनसे कहा, हमें भी ऐसा लगता है रीमा जी, शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए ताकि बच्चे जल्द से जल्द अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल सके। वहां मौजूद अमित अपनी माँ से बोला, माँ, ये लीजिए आपका फोन और अब आप अपने गुरुजी से पूछकर जल्दी से जल्दी शादी की डेट फाइनल कर लीजिए। रीमा फोन लेकर उसमें नंबर डायल करने लगी। रजत वहां से स्माइल करते हुए उठकर अपने बेडरूम की ओर चला गया। अपने बेडरूम में आकर उसने एक बार फिर अपनी ड्रीम गर्ल को फोन लगाया और उसकी फोन रिसीव करते ही उसने कहा, तुम मेरे सारे फैमिली मेंबर्स की फेवरेट बन गई हो। महिमा ने कहा, क्या कहा सभी ने? रजत ने उसे बताया, मेरी माँ तो तुम्हारी तारीफ करते ही नहीं थक रही और अमित की तो तुम फेवरेट भाभी बन चुकी हो। बाबा ने भी तुम्हें बहुत पसंद किया। महिमा चुप थी। रजत अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। पहले सिर्फ तुम बात किया करती थी और मैं चुप रहा करता था और अब सिर्फ मैं बात किया करता हूँ, तुम बिल्कुल चुप रहती हो। ऐसा क्यों? महिमा हंसने लगी और उसने कहा, दरअसल मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है। रजत बोला, क्या पहली बार हो रहा है? उसका जवाब आया, मेरे रिश्ते की बात हो रही है। मेरा रिश्ता तय हो चुका है, तो इन सबको एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना।
इस पर रजत उसे छेड़ते हुए कहने लगा, ये लो, मुझे तो एक्सेप्ट करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा और मेरी भी शादी की बात पहली बार ही चली है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे ये खुशी तुम्हारी नजरों में क्यों नजर नहीं आती? महिमा उसे समझाती हुई बोली, हो सकता है राज कि मुझे खुशियां एक्सेप्ट करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता हो। पहली बार मुझे इतनी सारी खुशियां मिली है ना, बस, और कोई बात नहीं। इस पर रजत का जवाब आया, ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। फिर रजत ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, चलो तुम भी थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी, हम कल बात करते हैं, बाय। महिमा ने भी बाय बोलकर फोन कट कर दिया और इसी दौरान उसके मोबाइल पर गुमनाम शायर का नोटिफिकेशन साउंड आया। उसने खुद से बात करते हुए कहा, आज इन्होंने फिर से अपनी गजल पोस्ट की है। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और बेड पर बैठकर वो अपनी फेवरेट गुमनाम शायर का ऑडियो सुनने लगी। हमेशा की तरह उसकी आवाज में दर्द था। वो कह रहा था, आज मेरे पास एक चिट्ठी आई है। आप में से किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं अपना नाम किसी को क्यों नहीं बताता, क्यों गुमनाम हूं? तो दोस्त, आपका जवाब जरूर देना चाहूंगा। मैंने कभी किसी को खूब प्यार किया था, बेइंतहा चाहा था एक बेवफा को। एक रोज अचानक उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर बस उस दिन से मैंने खुद को गुमनाम बना लिया। उसकी ये बात सुनकर महिमा की आंखें नम हो गई। उस शायर ने अपनी गजल कहना शुरू किया, ये किताबों के किस्से, फसानों के पन्ने, उस बेवफा की खूबसूरत झिलमिलाती आंखें, उसकी झूठी मोहब्बत की कस्में और वादे। धोखा था उस बेवफा का, झूठे थे उसके इरादे। उसकी सारी बातें किताबी, उसकी सारी नगमे पुराने, जो कभी ना बनी हकीकत, वो दर्द भरी मेरी कहानी। ना लिखना, ना महफूज करना, ये गजल सिर्फ जज्बात है मेरे, इन्हें सिर्फ तुम महसूस करना। गजल सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और उसने खुद से बात करते हुए कहा, जो कोई भी है कितना प्यार करता था किसी से, और सचमुच वो कितनी बेदर्द थी जिसने प्यार करने वाले इंसान का दिल तोड़ दिया। उधर रीमा फोन पर अपने गुरुजी से बात कर रही थी। उनकी बात सुनकर उन्होंने उनसे कहा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन गुरुजी, कोई तो उपाय होगा जिससे रजत और महिमा की शादी हो सके। महिमा और रजत की लव स्टोरी में आगे कौन सा नया मोड़ आने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।